I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Students, chapter number 4 from History, the Mughal Empire. आपको पता है ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा चल रहा है। तो बच्चों, मुगल एम्पायर जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। जैसे कि आप अभी जितना भी इसमें देख पाए हो उससे आपने काफी कुछ अंदाजा लगाया होगा, और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं। उनको वन बाय वन हम लोग इंटरेस्टली गेन करेंगे, समझेंगे और सिस्टमेटिक वे में पूरे चैप्टर को जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। मुगल एम्पायर में बच्चों 15th सेंचुरी से लेकर के 18th इसका टाइम पीरियड है। उसके बाद लेटर मुगल्स 1857 में आया तक चला, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था हमारे लिए। लेकिन जितना भी आपका अर्ली मुगल्स टाइम पीरियड था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा ऐसा शासन जिसको कि आज भी हम याद करते हैं, हम सभी अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बच्चों, इसको मैंने अपने आपको कोशिश की है कि आप इसे अच्छे से समझ सको। आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि मुगल एम्पायर में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था बच्चों कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो पार्ट था हमारा, उसमें डाइवर्सिटी बहुत सारी है, लोगों को लेकर के, उसके कल्चर को लेकर के। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ढेर सारा डाइवर्सिटी को लेकर के बना हुआ है। उस डाइवर्सिटी को, उस सब कॉन्टिनेंट इतना बड़ा पार्ट है आपको, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो उसको शासन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छे से बनाने के लिए बहुत बड़ा टास्क था, डिफिकल्ट टास्क था कि किस तरीके से इसको रूल किया जाए, किस तरह से इसको चलाया जाए। तो मुगल्स थे जो कि सबसे पहले आए और उन्होंने किस तरीके से इस एम्पायर को आगे बढ़ाया ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो। 1526 से लेकर के 1707 तक सबसे पहले स्टार्टिंग हुई बाबर से, और लास्ट जो रूलर थे हमारे इसमें औरंगजेब थे, जिन्होंने कि इतना कुछ हमें दिया कि हमारी इंडियन हिस्ट्री बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनती चली गई। अच्छा, अब आप देखिए आगे चल के इन्होंने कंट्रोल किया अपने सब कॉन्टिनेंट्स पर, बखूबी बहुत अच्छे से निभाया। और आपको याद होगा बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि जो लोधी डायनेस्टी थी, हमारी लास्ट डायनेस्टी हुआ करती थी, उस डायनेस्टी में भी आपने देखा था कि किस तरीके से जो बाबर थे उनको लाया गया और उन्होंने मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो जो बाबर थे वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा चलाया जिससे कि आइडियाज से अपने बना के उन्होंने इस तरीके से उसको लिया था कि जो पुराने रूल चले आ रहे थे उनको हटा करके उन्होंने पॉलिटिकल लीगेसी तैयार की, और वो इस तरीके की थी कि जिससे कि सब कॉन्टिनेंट जो पार्ट थे वो अच्छे से रूल कर सके, और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उस हिस्ट्री को बिना उसे जाने हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। अच्छा, क्यों पढ़ते हैं बेटा हिस्ट्री को? बहुत सी चीजें मुगल एम्पायर में ऐसी थी जो कि बाबर के समय में, अकबर के समय में, हुमायूं के समय में इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया गया था जिसका कनेक्शन आज भी देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जिस तरह से आज मान के चलो, पहले के समय में बाबर ने एक रैंक बनाई थी सूबेदार की। सूबेदार की रैंक आज भी है, आज भी उस पद को भरा जाता है और उस जगह का नाम होता है सूबेदार, है ना, उस पोस्ट का। तो इस तरह से उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो कि आज भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा हमारे लिए बेनिफिशियल है और काम उससे हो रहा है, उसको लेकर के लोग चलते हैं, है ना। तो इस तरह से ये बातें हो चुकी थी। और अगर इस चैप्टर में हम बहुत सारे पॉइंट्स को जो लेके चलेंगे, वो पॉइंट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, उनको वन बाय वन लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला था हु वर मुगल्स, है ना। सेकंड था मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स, मुगल एम्परर
Mughal relation of succession, Mughal relation with the other rulers, Mansabdar and Jagidars, Zabts, Zamindars, Akbarnama, Ain-e-Akbari, Noor Jahan's influence in Jahangir's court, a closer look Akbar's policies, Sulekul, the Mughal Empire in the 17th century. This was the last topic. So students, now we come on our first topic. Okay, let's start. First topic is that question is that who were Mughals? आखिर मुगल थे कौन? सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन हम यही सॉल्व करते हैं कि मुगल कौन थे। तो बच्चों जो मुगल्स थे वो 2 पीढ़ियों को मिलाकर के बने। उन्होंने हमारे रूलर के रूप में तैयार हुए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये रूलर का रूप था वो 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट बना आपका वो था मदर साइड से और दूसरा पार्ट था फादर साइड से, है ना बच्चों। कभी भी हम अगर अपने परिवार को देखते हैं, परिवार की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम मदर और फादर दोनों को लेके चलते हैं ना, तभी हमारे परिवार की बात पूरी होती है। तो अब बात करते हैं अकबर से बाबर से पहले की। तो इनके वंशज कौन थे जो इनको आगे से लेकर के आया। तो देखिए सबसे पहले जो मदर साइड थी इनकी बाबर की, वो थे डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान, मंगोल रूलर्स। ये मुगल नहीं है, ये मंगोल रूलर हैं। चंगेज खान के ये जो टाइम पीरियड की बात है, चंगेज खान के वंश के थे जिन्हें मंगोल्स कहा जाता था। उनके समय की उनकी कोई बेटी थी जो कि बाबर के राज्य में उनकी मैरिज हुई और वो उनके परिवार में आई, तो वो हो गया उनका मदर साइड। और जो चंगेज खान का साइड था वो इतना स्ट्रांग था, इतना कहने का मतलब ये है चंगेज खान के तरफ बहुत ज्यादा हार्डनेस थी, बहुत ज्यादा क्रूअल टाइप के लोग थे वहां पर। जो इतना भी देखने को मिलता है कि लोग जो रूलर थे वो नरसंहार करते थे, मतलब वो आदमियों का भी खून पी जाते थे, उनको भी खा जाते थे। इस तरीके का वहां का राज्य था और लोग बहुत कट्टर थे। तो उस समय में उनके यहाँ जो उनके बहुत सारे चंगेज खान के बहुत सारे पत्नियां थी, उनके बहुत सारे बच्चे थे। तो उन्हीं में से कोई एक बेटी रही होगी जो कि बाबर के राज्य में उन्होंने आकर के मैरिज की और वो फादर साइड से जुड़ गई आकर के। इस तरह से जो मदर और फादर दोनों साइड जो थी इम्पोर्टेंस रखती है। और फादर साइड को देखो, सक्सेसर ऑफ तैमूर, ये जो थे वो तैमूर के सक्सेसर थे। मतलब जो तैमूर था इसमें वो इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब आप ये मान के चलो कि बाबर से पहले तैमूर हुआ करते थे, जो कि इस पद को मुगल काल बना नहीं था, उससे पहले की बात हो रही है कि तैमूर ही इसके से उन्होंने स्टार्टिंग की थी, जो कि रूलर हुआ करता था इराक, ईरान और मॉडर्न डे तुर्की जो है हमारा, उस जगह का। आप देखो इसमें देखते हैं, यहाँ पर एक पार्ट है अपना वो, उसमें आपका ईरान, इराक और आपका ये पार्ट इस जगह पर जो आपका ईरान और इराक मॉडर्न डे तुर्की जो आता है, यहाँ पर इनका राज्य हुआ करता था, जो जहाँ के ये रूलर होते थे। तो तैमूर और आपका चंगेज खान के परिवार से फिर इनके यहाँ दोनों के रिलेशनशिप हो गए और इनकी पावर जो थी बढ़ गई। अच्छा, कहने की बात क्या थी, एक इम्पॉर्टेंट बात और जो थी वो ये थी कि मदर साइड से भी ये स्ट्रांग थे, फादर साइड से भी स्ट्रांग थे। दोनों ही इतनी अच्छी लिंगेज थे, मतलब पीढ़ियां थी कि इनको ग्रेट लाइनेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब वो पीढ़ी जो कि ग्रेट है, बहादुर के रूप में, जिसके पहले ग्रेट लगा दिया जाता था, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और ग्रेट रूप से जाना जाता था।
However, the Mughals did not like to be called Mughal और Mughals. लेकिन फिर भी क्या होता था, जो मुगल्स थे, मुगल्स कभी भी अपने आप को मंगोल कहना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमको मंगल कोई ना कहे, क्योंकि उनको जो ये साइड थी बहुत ही स्ट्रांग थी, कट्टरपंथी थे ये लोग, तो उनको मंगोल कहना, क्योंकि अपना देश कैसा है, पुरुष प्रधान देश है, तो जो फादर साइड होती है उसी को ज्यादा बोला जाता है। दादा, चाचा, पापा, ये लोगों को से ही हमारा परिवार पूरा होता है। मदर साइड में केवल माँ होती है, उनके परिवार को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, इसलिए ऐसा अपने यहाँ होता है। ठीक है, तो उनको पसंद नहीं था कि हमको कोई भी मंगोल कहे, और मंगोल कहाँ का था, आपका मदर साइड का, तो वो अपने आप को मुगल कहना पसंद करते थे। दिस वॉज बिकॉज चंगेज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैस्क्यू ऑफ इनोमरेबल पीपुल। ठीक है, फिर क्या था कि जो चंगेज खान थे, इनकी मेमोरी में ये देखा गया कि किस तरीके से उन्होंने इस शासन को आगे तक ले गए, आगे तक चलाते हुए उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। फिर आगे चल के उसके बाद आप देखिए, जो तैमूर एंसेस्ट्री था वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना। तैमूर एंसेस्ट्री पर लोगों ने प्राउड फील किया, कहते हैं ना कि हम तो उनके खानदान के हैं। इस तरह से आने वाले लगभग 9 पीढ़ियां ऐसी थी बाबर के समय से पहले से, और बाबर के टाइम तक आते आते 9 पीढ़ियां ऐसी थी जो कि अपना तैमूरिद एंसेस्ट्री के नाम से जानी जाती थी, और इस पर वो बहुत प्राउड फील करते थे। बहुत उनको इस चीज का गर्व था। बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 1398 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया था उनके एंसेस्टर ने, तो उन्होंने इस चीज को उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन गई थी। अब देखिए क्या होता था कि जो सेलिब्रेशंस होते थे जनरली वो भी पिक्टोरियली हुआ करते थे, वो भी सेलिब्रेशन एक साथ इसको मनाया करते थे। और बाबर के समय को 3 टाइम्स ग्रेट 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 लगाया जाता है, क्योंकि एक ग्रेट था बाबर के लिए, ग्रेट 3 पीढ़ीज इसमें आ गई थी, एक ग्रेट फिर इसमें 3 और एक ग्रेट इसमें 3, इस तरह से 9 लोगों के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, तो इनको 3 टाइम्स ग्रेट 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 का ओहदा दिया गया था। तो इस तरह से उनका, जब जैसे बच्चे अपने फैमिली फोटो बनाते हैं ना बच्चों, तो फैमिली फोटो में इस तरह से मान के चलो, इधर देखो, ये आपका जैसे फैमिली फोटो है। ठीक है, अब ये इसका जो है ट्रंक है। ठीक, अब यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर हमारे दादा दादी आते हैं, है ना, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उनके नाम यहाँ आ गए 1 और 2, फिर ऊपर बढ़िए 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये थे तैमूर। ठीक है, इस तरह से ये ट्री बनाया गया। तो इसमें 9 पीढ़ियां ऐसी थी जो कि कहीं कोई यंग था, कोई ओल्ड एज का था, और इस तरह से बाबर का जो पुराना समय था, पुराने इंट्रोडक्शन था, उसमें 9 पीढ़ी तक इस समय को याद रखा गया। फिर आ गए हमारे बाबर। मुगल एम्पायर स्टार्ट विद बाबर। मुगल एम्पायर जो स्टार्ट हुआ था वो बाबर के समय से ही स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि हु वर मुगल्स, मुगल्स कौन थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका इसमें है मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स, किस तरीके से उन्होंने अपनी मिलिट्री को तैयार किया। चलिए बच्चों, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स किसको कहते हैं? कैंपेन्स आपको मैंने ये वर्ड जो था वो सिविक्स में भी आपने देखा था, जिसमें डेमोक्रेटिक कैंपेन्स आपको बताया गया था, बहुत सारे थे पॉइंट्स। इसको कहते हैं प्रचार और प्रसार, किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो इसके बाद फिर हमारे बाबर आ गए, और बाबर के बाद फर्स्ट मुगल एम्पायर हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, 1526 से लेकर के 1530 4 इयर्स में
हमारा मुगल काल जो था बाबर का वो समय चला। और ये तैमूर तक आकर के इसको आपने देखा किस तरह से जोड़ा गया। अब देखिए, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन लुका व्हेन 1994 व्हेन वाज 12 इयर्स ओल्ड। अब देखिए, जो बाबर थे, मुगल एम्परर थे सबसे पहले, वो केवल 12 इयर्स के थे तब वो फरगना से दिल्ली आए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो थे बाबर थे, उन्होंने सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन वाज 12 इयर्स ओल्ड। जब वो मात्र 12 साल की उम्र के थे बाबर, तब उन्होंने फरगना का राज्य संभाला, उसको सक्सीड किया, सफलता से हासिल किया और उसको उन्होंने आगे ले गए। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mughal group of the Uzbeks। ठीक है, एक उज़्बेकिस्तान है जहां पर उज़्बेक्स कहा जाता है जिसको, तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत फोर्सली अपना कंट्रोल किया और मुगल एम्पायर को इन्होंने यहाँ तक ले करके आ गए। फिर उसके बाद देखिए, जो बाबर थे वो 1504 इन्होंने सेइज्ड काबुल, इन्होंने काबुल पर राज्य कर लिया। 1504 में काबुल पर इन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद इन 1526 सीई में ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान को डिफीट किया। ठीक है, और उस समय में जो दिल्ली के सुल्तान थे वो कौन थे? इब्राहिम लोदी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। उस समय में सबसे पहले तो उन्होंने काबुल पर राज्य किया 1504 में, उसके बाद 1526 में उन्होंने दिल्ली का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, आपको याद होगा बच्चों, लोदी डायनेस्टी में हमने पढ़ा था कि इब्राहिम लोदी जो थे वो लास्ट रूलर थे लोदी डायनेस्टी के, और उनके बाद बाबर आ गए थे, है ना। तो बस बात यहीं की है, इसको ऐड कर दीजिए, कनेक्ट कर लीजिए अपने प्रीवियस चैप्टर से, तो आप देखोगे कि इब्राहिम लोदी को उसमें भी बताया गया था कि उन्होंने आकर के उन्हें डिफीट किया था और इन्हें हरा दिया। किसमें? बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत वो जगह है, देखो आपको मैं मैप के थ्रू दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने, ये देखिए आप यहाँ से देखिए, यहाँ से ये काबुल है, यहाँ से बाबर आया और ये किंगडम था काबुल बाबर का, और उसने यहाँ से एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ तो नहीं आ सकता था क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी रिवर थी, जो आपकी रावी, ताप्ती, सतलुज, ये रिवर्स थी, तो उस जगह से तो नहीं आ सकता था। ये बराबर से आकर के यहाँ पे, और उसने हरियाणा के पास में पानीपत में उसने जो था बैटल किया, युद्ध किया उससे, लोधी से। और उस बैटल, जो ये जगह थी यहाँ पर पानीपत में, ये फर्टाइल ग्राउंड था, बैटलफील्ड था, आराम, यहाँ पर युद्ध बहुत आसानी से हो सकता था। तो ये इसने यहाँ पर आकर के युद्ध किया इब्राहिम लोदी से और उसको उन्होंने हरा दिया। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया यहाँ पर आकर के। तो इस तरह से ये जो टाइम था, ये एक नए युग के रूप में मुगल एम्पायर में जुड़ गया। ठीक है, और इस तरह से जो बैटल हुआ, वो जो जमीन थी ये भी फर्टाइल ग्राउंड था, यहाँ अच्छे से युद्ध हो सकता था। रिवर के किनारे तो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लड़ते लड़ते उसी में डूब जाते, तो उन्होंने उस वहां ना करके फर्टाइल ग्राउंड पर इन्होंने बैटल किया। इसी तरह से आगे चल के आप देखोगे कि अकबर ने भी यहीं आकर के युद्ध किया था और बाबर ने भी यहीं पर किया। फिर इस तरह से एक नया युग तैयार हुआ, एक नया एरा आ गया, न्यू एम्पायर तैयार हुआ जो था मुगल रूल। तो देखो, मुगल रूल को चलाने के लिए, कहने का मतलब बच्चों क्या है, मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, मतलब किसी भी चीज को करने के लिए कितना सारा प्रचार और प्रसार करना पड़ता है ना। इसी तरह से जब वोट लड़ते हैं ना, तो वोट से पहले रैलीज निकालते हैं, पोस्टर्स छपवाते हैं, ढेरों भाषण देते हैं, तब जाके उनको वोट मिलता है। इसी तरह से इन्होंने इतने सारे संघर्ष करने के बाद में लास्ट में जाकर के अपना एम्पायर
बना पाए। तो ये हमारा बैटल में भी इन्होंने युद्ध किया। फिर उसके बाद में एक लास्ट में आकर के एक नया समय आया, एरा हुआ, जो कि न्यू एम्पायर तैयार हुआ, जिसको कि मुगल रूल कहा गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हटा दिया इन्होंने और अपना रूल चालू कर दिया। फिर जो कि 1526 से लेकर के 1857 तक चलता रहा। इसमें बहुत सारे लोग आते चले गए, इफेक्टिव रूलर्स थे। क्यों कहा गया उनको इफेक्टिव? क्योंकि मुगल एम्पायर एंड देयर रिलेशंस विद वेरियस रूलर्स ऑफ द टाइम, उस समय में जो मुगल रूलर्स थे, मुगल के जो रूलर्स थे, उनके रिलेशनशिप थे और दूसरे रूलर्स के साथ में भी उस समय में। वो कौन कौन थे? वो थे सबसे पहले अहोम, सिख और राजपूत। इनके साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे और इन्होंने मिलकर के बहुत कुछ इनके साथ में मदद की। फिर देखिए, मुगल आर्मी जो थी वो कैंपेन के रूप में और आगे बढ़े। इन्होंने क्या किया कि एक आर्मी तैयार की जिसका नाम था मुगल आर्मी ऑन कैंपेन्स, जिसको कि उन्होंने अपने लिए तैयार किया था बाबर ने। उसमें हॉर्सेस थे, एलिफेंट्स थे, बहुत अच्छे। नंबर 1 इन्होंने ये मिलिट्री तैयार की थी। नंबर 2 क्या था? उन्होंने कैनल्स तैयार किए थे, वर एन इम्पॉर्टेंट एडिशनल ऑफ 16th सेंचुरी वारफेयर। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज थी उनके पास, बाबर के पास, जिसकी वजह से वो युद्ध जीत जाया करते थे। आखिर ऐसा क्या था जो वो सबको हराते हुए आगे निकल गए बाबर? तो उसको जानना जरूरी है। कैनल्स थे उस समय के उनके पास, वर कैनल्स, जो कि क्या होते थे? तोप को कहते हैं। ठीक है, ये तोप है। इस तोप का उनकी आर्मी में भी होना एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से वो हर किसी को हरा देते थे, किसी और के पास वो नहीं था। और ये बाबर यूज्ड देम इफेक्टिवली द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और इसी का यूज उसने इब्राहिम लोदी के साथ किया था। यहाँ जो आपने बात की थी, इब्राहिम लोदी को भी वो क्यों हरा पाया? इसीलिए क्योंकि उनके पास ये कैनल्स हुआ करते थे। ठीक है, जो और किसी के पास नहीं होते थे। तो इसी से उन्होंने आगे चल के बच्चों, मेवाड़ के राणा सांगा थे, उनको भी उन्होंने आगे चल के अकबर के द्वारा हराया गया था। जब हम अकबर की बात करेंगे तब आप इसमें ये देखोगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पिता ने मतलब बाबर ने भी क्या किया था, उन्हीं कैनल्स के थ्रू अपनी आर्मी को आगे करते हुए दूसरी पार्टी को उन्होंने डिफीट कर दिया था। आगे चल के राणा सांगा को भी डिफीट किया था अकबर ने इसी तरह से, जो कि मेवाड़ के हुआ करते थे। जबकि राणा सांगा खुद में एक बहुत स्ट्रांग पर्सन थे, बहुत बहादुर थे। ये कहा जाता है कि राणा सांगा के पूरी बॉडी में 80 जगह घाव थे। एक आंख उनकी चली गई थी, एक हाथ चला गया था, लेकिन फिर भी जब वो लड़ते थे तो ऐसे लड़ते थे कि सामने वाले के पसीने छूट जाते थे। इस तरीके से बहुत इफेक्टिव तरीके से उनका वो दूसरों को डिफीट करते थे। लेकिन अकबर ने भी वही पॉलिसी को अपनाया था और तोप की गाड़ियां लेकर के गया था, जिसकी की वजह से उसने राणा सांगा को भी हरा दिया था। क्या होता था? तोप की वजह से वो कैसे हरा देते थे? क्योंकि तोप में जब तोप चलाई जाती थी ना, तो जो आगे के जो फोर्स में जो हाथी होते थे, एलिफेंट्स जो होते हैं, अगर एक तोप चला दो तो जो एलिफेंट्स होते हैं वो आपको छोड़ करके उसको अदर पार्टी की तरफ वो भागने लगते हैं, डर की वजह से या किसी भी वजह से। जैसे आपने चलाया तो वो आपकी तरह से टर्न होकर के दूसरी सेना की तरफ वो चले जाते थे, तो वो उससे उनको प्रहार करते थे और वो जीत जाता था। इस तरीके से अकबर जो थे वो भी जीत गए थे। अब देखिए 1526 से लेकर के 1530 तक क्या क्या बाबर ने काम किए, जिसकी वजह से आज हम उनको याद करते हैं, उनकी चीजों को हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। 1526 में बच्चों नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। 1526 में सबसे पहला इब्राहिम लोदी के साथ उन्होंने बैटल में, युद्ध में लड़ाई की और उन्होंने डिफीट कर दिया उनको सपोर्टर्स एट पानीपत, और पानीपत में उन्होंने अपना राज्य घोषित कर दिया। अपने आप को मुगलों का राज्य उन्होंने वहां पर
कर दिया। सेकंड देखिए 1527 में उन्होंने डिफीट किया था राणा सांगा को। हाँ सॉरी, मैंने यहाँ बाबर बोलना था, मैंने अकबर बोल दिया। ठीक है, बाबर है ये। यहाँ पर भी राणा सांगा को उन्होंने डिफीट किया और उसके बाद फिर उन्होंने, अच्छा एक और बात थी, राणा सांगा को वैसे डिफीट नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो खुद में पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उनके पार्टी में एक पर्सन था जो था सिलकंदी, वो उनको धोखा दे दिया उसने, उनको राणा सांगा को, जिसकी वजह से वो डिफीट हो गई। और फिर उन्होंने खनवा एक जगह थी उसको भी कब्जे में कर लिया। किसने? बाबर ने। ठीक है, उसके बाद देखो 1528, आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1528 में डिफीट किया उन्होंने, डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। चंदेरी के राजपूत हुआ करते थे, उनको उन्होंने डिफीट कर दिया। ठीक है, इतना सब कुछ आप इसमें देख चुके हो। 26 में क्या हुआ, 27, 28। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। उसने अपनी मृत्यु से पहले आगरा और दिल्ली पर भी एस्टेब्लिश्ड कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया पूरी तरह से। तो ये इस तरह से आपने देखा कि कैंपेन मिलिट्री का उसने किस तरीके से तैयार किया। जैसा कि आपका इसका टाइटल था मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, तो वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसने मिलिट्री को किस किस तरीके से करके आगे, और उसने अपने आप जीत गया और दूसरों को उसने हरा दिया। और इस तरह से बाबर एंड द बिगिनिंग ऑफ मुगल एरा, फिर उसके बाद एक मुगल एरा तैयार हुआ। एरा मीन्स एक नया युग बन गया, एस्टेब्लिश हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे। ओके बच्चों, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और जो मैं आपके पास PDF भेजूंगी उसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।